नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज हम बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीए पार्ट फर्स्ट के संस्कृत के सिलेबस के विषय में। बहुत से विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न था कि संस्कृत में हमें कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। क्या हमें संस्कृत में ही लिखना है अथवा हिंदी में लिखना है? क्या संस्कृत अत्यंत कठिन हो जाएगी कॉलेज में आने के बाद, या हमें स्कूल में जैसे हम पढ़ते थे और हमें बहुत ही अच्छी लगती थी और मार्क्स भी बहुत हमारे आते थे, क्या वही क्राइटेरिया है? तो मैं आपको इन सब बातों को क्लियर करती हूँ। किसी भी ऐच्छिक विषय की भांति इसमें भी 2 पेपर होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का है। इन 100 अंकों के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न छोटे भी होंगे, 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 10 ऐसे प्रश्न होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। 7 प्रश्न ऐसे होंगे 8-8 नंबर के, और केवल 2 प्रश्न हैं वो 20-20 नंबर के होंगे। और परीक्षा का माध्यम आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत भी अगर है आपकी इतनी अच्छी तो आप वो भी माध्यम ले सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। हम जो भी प्रश्न देखेंगे, चाहे 2 अंकों के हो, चाहे 8 के हो या 20 के हो, हमें हिंदी में भी उसका आंसर दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो यहाँ ये माध्यम की बाध्यता तो समाप्त है हमारी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कॉलेज लेवल में यह कठिन है सब्जेक्ट, और मार्क्स कैसे मिलते हैं? तो यह सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुतिकरण है इसका। और परसेंटेज जो बहुत अच्छी बन जाती है, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और फर्स्ट पेपर जो है इसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य एवं अलंकार। यह प्रश्न पत्र प्राचीन संस्कृत साहित्य के कुछ ग्रंथ है इसमें, और अलंकार है, इसलिए इसका नाम यह है। पहला इसमें जो एक पुस्तक है, स्वप्न वासव दत्तम, महाकवि भास द्वारा लिखा गया एक नाटक है ये। और उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी पर आधारित बहुत ही सुंदर नाटक है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और बहुत ही शीघ्रता से अवगम्य हो सकता है। दूसरा ग्रंथ है वाल्मीकि कृत रामायण। इसका बाल कांड का प्रथम सर्ग ही केवल आपके कोर्स में है, पूरा नहीं है बाल कांड भी, केवल प्रथम सर्ग के आपके कोर्स में है। मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय है, मनुस्मृति ग्रंथ का केवल द्वितीय अध्याय हमारे कोर्स में है, ब्रह्मचारी के कर्तव्य और ये सब बताए गए हैं उसमें। हितोपदेश ग्रंथ है और उसका मित्र लाभ प्रकरण है, जिसमें से वृद्ध वणिक और लीलावती कथा को छोड़ दिया गया है। हितोपदेश ग्रंथ में पशु पक्षियों की कहानियां हैं, जैसे पंचतंत्र है उसी प्रकार ये हितोपदेश ग्रंथ है। और छोटे छोटे कहानियां हैं, उस कहानियों के माध्यम से नीति शास्त्र परक कुछ उपदेश दिया गया है, तो वो कहानियां भी बड़ी मनोरंजक है। अब आती है बात अलंकार की। तो काव्य दीपिका एक पुस्तक है, उसमें से ये 19 अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि, ये 19 अलंकार हमारे कोर्स में है। तो अलंकारों के लक्षण और उदाहरण, एक उदाहरण ये करके केवल अलंकारों के विषय में हम पढ़ेंगे। सेकंड पेपर भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण का है। भारतीय संस्कृति हम सब उससे भली भांति परिचित है, और इतने सरल है इसके टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है। इसमें वैदिक काल से लेकर 7वीं शताब्दी तक का हमें पढ़ना है। तो पहला पॉइंट दिया है भारतीय संस्कृति, पृष्ठभूमि और उसकी विशेषताएं। आप सब जानते हैं क्या हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं। त्याग है, समन्वय की भावना है, सभी संप्रदायों को समान समझना है, ये सब आप जानते हैं।
और उन्हीं बातों को हमें यहाँ पर पढ़ना है और उसी हिसाब से प्रश्न बनते हैं। दूसरा पॉइंट है, हम उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी, लोग किन किन धर्मों के अनुयायी थे, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थ का क्या साधन था, खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, ये सब, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, राजा का चुनाव कैसे होता था, अन्य कौन कौन से पद थे, टैक्स कैसे लगता था, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती थी। बस ये जनरल सी बातें हैं, कोई डीपली नहीं जाना इसमें, बहुत ही साधारण सी बातों को यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर वर्ण, 4 वर्ण हैं, सब जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका कैसे विभाजन हुआ था और वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, वो सब। दूसरा है आश्रम, 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन 4 आश्रमों के विषय में प्रश्न बनते हैं। संस्कार, 16 संस्कारों के विषय में बताया गया है और उसमें से विवाह एक संस्कार है, उसका एक विशेष हमें अध्ययन करना है, क्योंकि विवाह के प्रकार हमारे इसमें इंडिकेट कर दिए। तो 8 प्रकार के जो विवाह है उनका भी प्रश्न बनता है। 3 प्रकार के ऋण और 5 महायज्ञों के विषय में पढ़ना है। शिक्षा व्यवस्था उस समय की क्या थी, उस विषय का थोड़ा विस्तार से है। और भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में क्या योगदान है, क्यों भारतीय संस्कृति की ओर पाश्चात्य आकर्षित हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको अपना करके समस्त विश्व के मानव का कल्याण हो सकता है। आप सब जानते हैं और उन्हीं बातों का केवल पुनरावृत्ति हम करेंगे। अगला है रघुवंशम, द्वितीय सर्ग, महाकवि कालिदास का, जिसमें राजा दिलीप को किस प्रकार से संतान की प्राप्ति हुई, कैसे राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने गौ की सेवा की, कामधेनु की पुत्री की, और उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो ये रघुवंशम जो कालिदास का ग्रंथ है, यह श्री राम के वंशजों की श्रृंखला है इसमें एक। अतः हम हमारे कोर्स में केवल रघुवंश का द्वितीय सर्ग है, जो एक कहानी है और बहुत ही इजी वे में उसको कालिदास जी ने प्रस्तुत किया है। अब थोड़ा सा व्याकरण का पोर्शन है हमारे, लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें संज्ञा प्रकरण, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियां हैं। इनके कुछ सूत्र हम पढ़ेंगे और उनका प्रयोग हम करेंगे, और ये आपके पूरी लाइफ में काम आने वाली बातें हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन को देते हो, चाहे वह छोटा सा कंपटीशन है, उसमें यह आपका प्रकरण काम आएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी का ये संधियां, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सूत्र दिए गए हैं कि आपको ज्यादा डिटेल में याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का पोर्शन, संधि का पोर्शन, संज्ञा का पोर्शन, ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है और उसमें हमें बहुत डिटेल में याद करना पड़ता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों संधियों के विषय में, अच यानी स्वर संधि, हल यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इसमें थोड़े से में हमें बहुत कुछ समझा दिया गया है। इसलिए ये पोर्शन हमारा एक मैथमेटिकल पोर्शन है, जिसमें हम पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं, चौथाई नंबर भी कहीं कटता नहीं है। जैसे मैथ्स में होता है, हमने जो भी सूत्र से हमने कोई हल कर लिया तो उसमें पूरा मार्क्स मिलता है, वैसे ही इसमें भी है। चौथा पॉइंट है हमारा अनुवाद का, 10 नंबर के अनुवाद पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी से संस्कृत में 10 पंक्तियां दे दी जाती है, उसका ट्रांसलेशन करना, तो उसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगी किस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों का ट्रांसलेशन करें। दूसरा, आपका संस्कृत का एक गद्यांश दिया हुआ होगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है।
तो वो भी आसानी से हो जाएगा। शब्द रूप है, जैसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे राम इत्यादि के। और धातु रूप यानी क्रिया रूप, जैसे पठ धातु, गम धातु, ये धातु रूप कुछ आपके कोर्स में है। तो इस प्रकार से बस ये छोटा सा सिलेबस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मार्क्स अच्छे लाने वाला है और हमारी परसेंटेज को बहुत अच्छा करवाने वाला है। तो इस सिलेबस से संबंधित यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर बात करना, मुझे कमेंट करना, और आगे मैं इसके प्रश्नों के, प्रश्न पत्रों के प्रकार और विषय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे।